नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथियों, जैसा कि हम बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने शब्द लिखा हुआ है संज्ञा। तो संज्ञा टॉपिक पर हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े प्रश्नों को आप कभी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो देखिए मित्रों, हम शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम पिछली कक्षा की ओर जाएं। हमने दो विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में जाना था, है ना। तो हमने विकारी के बारे में जाना था, कौन कौन है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। और अभिकारी में हमने जाने थे क्रिया विशेषण, है ना, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इस तरह से हमने ये जाने थे। अब हमने जाना था कि विकारी कौन है और अभिकारी कौन है ना। विकारी मतलब जो बदलते हैं, किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल और कारक की स्थितियों में ये बदल जाते हैं, इसलिए ये क्या है? विकारी हैं। और अभिकारी कौन है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम इनके बारे में जान सकते हैं कि ये लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर नहीं बदलते, इनकी स्थिति में ये नहीं बदलते, इसलिए क्या है? ये अभिकारी हैं। अभिकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम कि संज्ञा के बारे में जाने, है ना। संज्ञा क्या है? विकारी है, तो हम विकारी संज्ञा। देखिए मित्रों, ये संज्ञा आपको दिखाई दे रहा है। आप इसकी बात करें कि इसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा, तो शुद्ध उच्चारण होगा संज्ञा। क्या होगा? संज्ञा होगा। लेकिन हम इसका उच्चारण इस रूप में करते हैं, ज्ञा, ज्ञा और या इस रूप में करते हैं। तो ये भी आप सब सोचे रखें कि वर्तमान में प्रचलित है। ये एनसीईआरटी में भी मिलता है इसका इस तरह से रूप। ठीक है, तो इसका शुद्ध उच्चारण कहें या भाषा विज्ञान की दृष्टि से कहें तो क्या बोलेंगे? संज्ञा, है ना। लेकिन आजकल आपको संज्ञा सभी लोग पढ़ते हैं और इस रूप में ये भी दिखाई देने लगा है, संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जाने बहुत अच्छा संज्ञा के बारे में हम जाने कि संसार में सभी नाम, संसार के सभी नाम। संज्ञा के बारे में हम एक बात कहें, संसार के सभी नाम क्या हैं? संज्ञा हैं। अब थोड़ा इसके बारे में सोचेंगे कि हमें जो आसपास घर, मकान, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो सभी क्या हैं? संज्ञा हैं। और जो दिखाई भी नहीं दे रहा है वो भी संज्ञा है। ठीक है, इतना आप जान के रखिए कि जो चीज़ दिखाई दे रही है और जो चीज़ दिखाई नहीं भी दे रही है वो संज्ञा है। ठीक है,
देखिए मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, संसार में जो दिखाई दे, जो दिखाई दे या ना दे, वह संज्ञा है ना। वह क्या है? संज्ञा है। अब देखें, हम बात करें कि संसार में हमें क्या दिखाई देता है। संसार में जो चीज़ें सजीव हैं, तो सजीव के बारे में बात करें तो व्यक्ति है ना, और वस्तु और स्थान दिखाई देता है, और भाव जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। हमने अभी ऊपर लिख लिया है कि संसार में जो दिखाई दे या ना दे, वह क्या है? संज्ञा है। तो देखिए, ये तो क्या हो गई? संज्ञा। सभी आ गए इसमें, जो दिखाई दे और ना दे। अब देखिए, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के बारे में कहें, वस्तु के बारे में कहें, स्थान के बारे में कहें, तो तीनों ये क्या हैं? दृश्य है दृश्य, दिखाई देने वाले हैं, और ये क्या है? अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता। इसका केवल हम कह सकते हैं अनुभव किया जा सकता है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ये अदृश्य है। ठीक है, तो लास्ट में हम स्थिति बनती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा हमने जान लिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के बारे में जान लिया हमने, वस्तु मतलब कोई मूल तत्व है, वो क्या है? वस्तु है। स्थान हम जानते हैं, कोई भी स्थान के बारे में, और भाव जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, अब बात आती है बहुत इम्पोर्टेंट। क्या क्या बात आती है? थोड़ा सा आप इसको देखें रखें। अब तो एक परिभाषा भी बन जाएगी इसमें, कि क्या बन जाएगी? किसी, बना सकते हैं आप, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहीं से आपकी परिभाषा बन गई। अब हमें यहाँ रटना नहीं है, किसी चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यदि बात करें हम संज्ञा की प्रकार, संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं, तो मूल रूप में मूल रूप से कहें हम दो ही। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा अलग ही तथ्य है। देखिए कैसे हैं, हम बताते हैं कि दो, देखिए कैसे हैं। एक तो है यथार्थवाचक, और एक है भाववाचक। ठीक है, ये दो भागों हमने बांटा है। तो यदि आपके लिए प्रश्न बनता है कि मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने हैं, तो दो हैं। ठीक है, देखिए, ये यथार्थवाचक की बात करते हैं, तो हम इसको हम जान सकते हैं क्या, और कह सकते हैं वास्तविक, है ना। क्या कह सकते हैं? वास्तविक। जो यथार्थ है वो दृश्य भी होगा, है ना, और उसका कोई आकार भी होगा, मूर्त होगा, है ना। अब इधर आते हैं हम, जो भाव है, भाव क्या है? अदृश्य है, है ना, अमूर्त है, अमूर्त पे कोई इसका आकार नहीं है, अवास्तविक है, अवास्तविक, और हम कह सकते हैं ये है अनुभव जन्य। इसका अनुभव किया जा सकता है। क्या?
अनुभव किया जा सकता है। अब देखिए, हमने इसको जान लिया कि यथार्थ क्या है, वास्तविक होता है, दृश्य भी है, मूर्त भी होता है। भाव अदृश्य है, अमूर्त है, अवास्तविक है, और इसे अनुभव जन्य भी कहा जाता है, अर्थात कहें कि इसको अनुभव किया जा सकता है ना। देखिए, हमने यथार्थवाचक में हमने 4 प्रकार करने वाले हैं कि एक तो है व्यक्तिवाचक। कौन? व्यक्तिवाचक। एक है जातिवाचक, ठीक है। एक है आपका द्रव्यवाचक। कौन है? द्रव्यवाचक। और है आगे समूहवाचक, ठीक है। ये आपके 4 प्रकार हो गए। तो आपने कहीं भी 5 प्रकार पढ़े हों तो आपके ये 5 प्रकार दिखाई देने लगे, 1 2 3 और 4, और एक जो हो गया 5, है ना। ये 5 प्रकार आपको मिल गए, 5 प्रकार आपको मुझे मिल गए। अब देखिए, मैं यहाँ कुछ करने वाला हूँ। आप सोचेंगे ये क्या हो गया, क्या करने वाला हूँ। जैसे द्रव्यवाचक है, द्रव्यवाचक में आप देखेंगे पदार्थों के नाम आते हैं। किसके? पदार्थों के नाम। और इसकी बात करें हम, इसमें क्या होगा? समुदाय, दल और संगठन। समुदाय, दल और संगठन। अब देखिए, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। एक तो आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आधुनिक समय में इन दोनों को हटा दिया गया है, इन दोनों को जोड़ दिया गया है जातिवाचक में। किस में जोड़ दिया गया है? जातिवाचक में। किस किस को? द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब कितने बचे हमारी संज्ञाएं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम जानते हैं एक एक से दोबारा से। व्यक्तिवाचक, अब परिभाषा की बात करते हैं हम यहाँ। जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। देखें हम इसको। अब देखिए, हमने संज्ञा की परिभाषा में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा। यही जाना है हमने अभी तुरंत। तो आप देखें, हम इसी में व्यक्तिवाचक, इसी में जातिवाचक, यहीं भाववाचक की परिभाषा निकलने वाली है इसी में। देखिए कैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो थोड़ा सा हमने इधर इसको जान लें कि जो हमारी ये दोनों है ना, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, अभी हाल हमने लिखा था, क्या लिखा था कि ये क्या है? यथार्थवाचक हैं, यथार्थवाचक हैं। और ये क्या है? अदृश्य है। क्या है ये? अदृश्य है और अमूर्त कह सकते हैं, भाववाचक। अब देखें हम कि जब ये यथार्थवाचक हैं, कौन कौन? व्यक्ति और जातिवाचक, है ना। अब व्यक्तिवाचक व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीनों हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब निश्चित नाम हो इनका। ध्यान देने वाली बात है, निश्चित नाम जब निश्चित हो जाए
यही क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। ठीक है, क्या होगा। अब देखिए आगे आते हैं कि जातिवाचक। जातिवाचक में हम यदि इन चीज़ों को जोड़ दें, किसको, जाति, समूह और वर्ग, इन तीनों के, कौन कौन, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनका व्यक्तियों का समूह तो जाति हो जाएगा, वस्तुओं का समूह या जाति वर्ग है तो जातिवाचक में हो जाएगा, स्थानों का भी क्या किस में हो जाएगा, इस आधार पर समूह में, जातिवाचक में। देखो थोड़ा सा हम और उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका जो भाव दिखाई दे रहा है, भाव दिखाई दे रहा है कि जो तीनों है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को भाववाचक कहते हैं। जहाँ भाव दिखाई दे इन तीनों में, वहाँ भाववाचक होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको देखो, उधर एक एक एग्जाम्पल से समझ लें हम कि व्यक्तिवाचक हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, दोनों से तुलना कर रहे हैं कि मैंने लिखा गाय। ठीक है, क्या लिखा, गाय लिखा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में विचार करें हम। जर्सी गाय है ना, जर्सी है, संकर है, देसी है, और हरियाणी है। तो हम इसमें देखो देख रहे हैं कि कई प्रकार की गायों का बोध हो रहा है, कई प्रकार की गायों का बोध हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, जातिवाचक में चली गई, जाएगी कि नहीं, समूह का बोध हो रहा है ना, बहुत सारी हो गई। तो आप यहाँ देखेंगे कि जाति का बोध हो रहा है। यदि हम इसमें देखें कि जर्सी, तो ये किस में बदल गई, व्यक्तिवाचक में। इस उसके निश्चित हो गया उसका, जैसे संकर है, देसी, देसी गाय, या हरियाणवी, या साहिवाल, गिर, जैसे गिर बोल दिया तो वो निश्चित हो गया, तो निश्चित हो गया तो मतलब व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगा। जैसे हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे लड़का है, क्या, लड़का, लड़का यदि हमने शब्द बोला तो इससे हमें पता चलता है कि सभी जगहों के लड़के आ जाते हैं उसमें, या सभी तरह के लड़के आ जाते हैं। तो सभी तरह के, जब सभी तरह की बात आती है तो समूह का बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है तो जातिवाचक हो गया। स्थान की बात करते हैं, शहर, क्या कर दें हम, शहर लिख दें और इसके बाद यहाँ छोड़ दें। छोड़ने के बाद पता चलता है कि शहर में तो बहुत सारे शहर आते हैं, है ना। जब बहुत सारे की बात आती है तो फिर वो जातिवाचक में, इसको स्पष्ट कर दें कि क्या, इंदौर, ऐसा लिखती है तो फिर वो किस में हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में। चलिए ये हमने जान लिया। और देखिए भाव का तो हमने जान लिया है। अब देखें प्रश्न कैसे बनते हैं। अब बात आती है, मुख्य बात आती है, और 2-3 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, आप बने रहिए। जैसे अभी हमने लिखा था कौन, व्यक्तिवाचक, दोबारा से लिखना हूँ, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब देखें जो व्यक्तिवाचक है, हमने अभी देखा है वो किस रूप में है, दृश्य अवस्था, दृश्य रूप में है। जातिवाचक भी किस रूप में है, दृश्य में है। और ये क्या है, अदृश्य है। यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं और हम जानने भी वाले हैं कि इनका उत्तर कैसे दिया जाए। ठीक है, अब एक शब्द दिया मैंने, कलम। ठीक है, क्या दिया, कलम लिख दिया। अब हम प्रश्न बनता है कि कलम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है ना। कलम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप देख रहे हैं कि कलम की बात आती है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन तीनों में कौन है।
तो देखो हम जान रहे हैं कि कलम दृश्य रूप में है, तो ए भी है और ए भी है, अदृश्य नहीं हो सकती, इसको छोड़ देते हैं हम। अब देखिए ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें, किस में लगाएं, व्यक्तिवाचक में लगाएं या जातिवाचक में लगाएं। यही आपका थोड़ा सा सोचने वाली बात बन जाती है। क्या सोचेंगे कि हम किस किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक में या जातिवाचक में। अब देखें, यहाँ से हम बिल्कुल ऐसे समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो व्यक्तिवाचक है वो दृश्य रूप में होगी और सदैव सदैव एक वचन। क्या होगी, सदैव एक वचन। तो आपका प्रश्न ये भी तो हो सकता है कि ये दृश्य रूप में भी और यहाँ एक वचन में भी है, एक वचन में भी ये दिखाई दे रही है। लेकिन आगे जानिए, हम आगे जानेंगे। जब जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक में सदैव हम देखते हैं कि बहुवचन, बहुवचन और क्या होगा, वे एक वचन, वे एक वचन जिनका, ध्यान देने वाली बात है यहाँ, जिनका बहुवचन बनाया जा सके, बनाया जा सके। देखो अब यहीं समझ में आएगा उत्तर कि यहाँ हम देख रहे हैं कि व्यक्तिवाचक दृश्य होगा और सदैव एक वचन है। तो आपको पहली नज़र में ऐसा लग रहा हो कि यहाँ व्यक्तिवाचक हो गई, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, जातिवाचक दृश्य है, दृश्य तो कलम भी है ना, और बहुवचन, दृश्य जातिवाचक बहुवचन होगा। तो बहुवचन कैसा और कब, कि वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। तो कलम का हम बहुवचन बना सकते हैं ना, कल में बहुवचन बना सकते हैं कल में। तो आप उत्तर आपका क्या होगा, जातिवाचक। हमें लग रहा था कि एक वचन है, हमने ऊपर लिख दिया कि सदैव एक वचन होगा, लेकिन जातिवाचक में होगा, क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं हम कि एक वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके। तो कलम का बहुवचन बनाया जा सकता है ना, बनाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब बात आती है, मैं शब्द दे रहा हूं रमेश, है ना, क्या दे रहा हूं, रमेश। तो आप तुरंत बता दोगे कि ये व्यक्तिवाचक है। कैसे है व्यक्तिवाचक, ये भी तो जाने। देखो ऐसे है कि सबसे पहले हम फिर देखते हैं कि अदृश्य तो है नहीं है, रमेश तो दिखाई देने वाला है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब बात आती है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक में जाना है हमने, दृश्य है और सदैव एक वचन है। अब देखो हम इसको बहुवचन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। रमेश को बहुवचन नहीं कर सकते, रमेश रमेश ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक है। इसी के आधार पर हमें पहचानना है। ठीक है, कि दृश्य है, सदैव एक वचन है, तो रमेश को हम बहुवचन नहीं कर सकते। और ये आगे जानते हैं हम और थोड़ा सा इसके बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, थोड़ा सा और जानते हैं। जैसे भाव में जैसे करुणा है ना, करुणा है, मानवता है और चिंता है, दया है, खुशी है, खुशी, ये सभी किस में आएंगे, भाववाचक में। क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते, हम पहले जान चुके हैं, देख नहीं सकते, अमूर्त हैं, है ना, अवास्तविक हैं, या हमने जाना था कि इन्हें अनुभव किया जा सकता है ना। तो किस में जाएंगे, भाववाचक में जाएंगे। अब देखें हम जो कहने वाले हैं कि अदृश्य और एक वचन हमने अभी जाना, एक वचन। अब देखो जैसे शब्द लिख रहा हूं जवानी, ठीक है,
कुर्बानी। और शब्द लिख रहा हूँ मेहरबानी। अब देखो इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखना, ये सभी क्या हैं? भाववाचक है। क्या है? भाववाचक। भाववाचक हैं। अब देखना, जैसे ये है, मैं लिख रहा हूँ जवानी का जवानियाँ, मैंने लिख दिया जवानियाँ। और जैसे कुर्बानी लिख दिया, कुर्बानियाँ। ऐसे ही मेहरबानी का मेहरबानी लिख दिया। तो आप देखें, जवानी का जवानियाँ, कुर्बानी का कुर्बानियाँ, मेहरबानी का मेहरबानियाँ, ये अदृश्य हैं और बहुवचन हुए। हो गए कि नहीं बहुवचन? अब ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे, नोट करके, इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे, यदि किसी भाववाचक, यदि किसी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए, बहुवचन बना दिया जाए, तो वह जातिवाचक में गिने जाते हैं। आप इसको ध्यान रखें, गिने जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट करें। नोट तो आप सभी करते जाएं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर याद रखें कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक में गिने जाते हैं, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल अगली कक्षा में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए तरीकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।